हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज़ लेके आए हैं बायोलॉजी की, यानी कि जनरल साइंस बायोलॉजी। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर के लिए। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, इसके आगे भी पार्ट आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट इस वीडियो का जल्द से जल्द आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और ही ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूँ और जल्दी बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। व्हाट इज़ अ कोशिका, यानी कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सेल क्या है, जैसे कि कोई भी प्राणी है वो सबसे पहले किस चीज़ से बना हुआ होगा, तो वो बना होता है सेल से। यानी कि सेल एक क्या है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि कोई छोटा से छोटा एक बैक्टीरिया भी है तो उसके अंदर भी सेल मौजूद होगा। तो जैसे प्लांट है तो वो प्लांट क्या होंगे, प्लांट में काफ़ी सारे सेल्स होंगे तो वो सेल से मिलकर ही बनेगा। चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई छोटा सा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर देखिए हम एटम की बात कर मैटर की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, एटम होती है। इसी तरह ही हमारी बॉडी में है, जब हम सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होगी, सेल होगी, यानी कि कोशिका होगी। ठीक है, इसलिए सेल को हमेशा कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है, सभी ज्ञात जीवों की मूल संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। एक कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं को अक्सर जीवन के निर्माण खंड कहा जाता है। ठीक है, आप सेल समझ गए होंगे। सेल भी आगे हम दो प्रकार के पढ़ सकते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक ही प्रकार का सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी प्रकार के सेल होते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें, इसमें एक ही प्रकार का सेल होगा। यानी कि अगर उसे रेस्पिरेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, कुछ भी उसे काम करना है, जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही सेल, यानी कि एक ही प्रकार का सेल जिम्मेदार होगा। उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर में क्या होगा, जैसे कि हम इंसानों की ही बात कर ले, यानी कि हम हैं, हमारे शरीर में क्या अलग अलग तरह के सेल्स हैं। कैसे, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है तो उसके लिए हमारे न्यूरॉन्स हैं, यानी कि नर्व सेल्स हैं, जो कि हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल भी गिने जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल के पास एग है और मेल के पास स्पर्म्स हैं। इसी तरीके से हमारी और भी कई तरह के सेल होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये आपस में एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जा सकें। ठीक है, आगे भी हम इसे बांट सकते हैं यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। इसे हम बांट सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेल को पढ़ लेते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था फर्स्ट टाइम। ये पेपर में वन लाइनर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। तो जो सेल था फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को, कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया और नाम दिया गया था। और सेल टर्म थी जो रॉबर्ट हुक ने ही क्वाइंट की थी। पर ये याद रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा था वो था एक मृत कोशिका, यानी कि एक डेड कोशिका थी। ठीक है ना, डेड सेल था, मृत कोशिका थी, उसमें ढूंढा गया था। बट पेपर में अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका में से सेल किसने पहली बार ढूंढा था, तो इसका सही आंसर होगा एंटोनो वैन ल्यूनहॉफ। इन्होंने 1674 में एक सेल ढूंढा था जो कि, ठीक है ना, जो कि लिविंग था, यानी कि जो जिंदा था। वो उस सेल को आगे चलकर हमने नाम दिया था बैक्टीरिया। तो यानी कि अगर पूछा जाए, डायरेक्टली पूछा जाए कि बैक्टीरिया किसने खोजा था, तो भी इसका आंसर हम एंटोनी वैन ल्यूनहॉफ मार्क करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया के अंदर सेल था वो ढूंढा था एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ ने 1674 में सुधार माइक्रोस्कोप के साथ मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। एक पेपर में और नाम आता है, वो आता है रॉबर्ट ब्राउन का। इससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं रॉबर्ट हुक और ब्राउन के साथ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था,
उसने सेल को ढूंढा था, यानी कि सेल को पहली बार देखा था, वो भी मृत कोशिका में देखा था। एंटनी वॉन ल्यूनॉक ने क्या किया था, सेल को, जो लिविंग सेल था उसे सबसे पहली बार ढूंढा था। किस में ढूंढा था, बैक्टीरिया में, उसे हमने बैक्टीरिया नाम दे दिया। और जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने क्या किया था, उसने ढूंढा था न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, उसे ढूंढा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। जैसे मान के चलिए सेल होता है, ये सेल है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर जो बीच की जो चीज़ होती है उसे हम हमेशा न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था हमारा केंद्रक, यानी कि नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था सेल और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, दो तरीके के सेल होते हैं, यूक्रोटिक सेल्स और प्रोक्रोटिक सेल्स। प्रोक्रोटिक सेल्स किस में ज़्यादा होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, उनमें प्रोक्रोटिक होते हैं। और यूक्रोटिक होते हैं जो कि जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम हैं या सिर्फ प्लांट्स हैं। और जो कैरोन वर्ड होता है, यानी कि जो कैरोट वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसका ही मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि जो प्रोक्रोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और देखिए, जो यू वर्ड होता है, जो ई यू का वर्ड मतलब होता है, वो होता है प्रेजेंट होना, यानी कि सच्चा या फिर ट्रूथ। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ये देखिए यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे तो न्यूक्लाइड है, यानी कि उसका मटीरियल है, या कि न्यूक्लियस नहीं है। और अब अगर किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी सेल है, अगर उसमें न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है जिसे हम न्यूक्लियड बोलते हैं, उसके अंदर से ही झिल्ली से क्या होता है, जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इंटरसेलुलर होते हैं, उसमें से पनपते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस झिल्ली से ही निकलता है आगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब प्रोक्रोटिक में न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मेन दो डिफरेंस देखिए, पहले प्रोक्रोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूक्रोटिक में न्यूक्लियस होगा। और जो न्यूक्लियस से, जो झिल्ली से निकलने वाले सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो होते हैं, वो प्रोक्रोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूक्रोटिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए प्रोक्रोटिक और यूक्रोटिक सेल में डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए, जब प्रोक्रोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होंगी, तो जो सेल का साइज़ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए जो प्रोक्रोटिक सेल्स का साइज़ होता है वो होता है छोटा, और यूक्रोटिक का बड़ा। ठीक है, फेयरली लार्ज इन साइज। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्बर। जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें क्या होगी, एक न्यूक्लियर मेम्बर नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन होगी उसी से ही बाकी जो हमारी ऑर्गेनेल्स हैं वो आएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो होगा सिंगल लेयर। और इसमें क्या होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट्स। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन बाय फिशन और बडिंग। जो सेल डिवीजन होगी वो फिशन और जब बडिंग के जरिए होगी। फिशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे अमीबा होता है, अमीबा फिशन करता है। ठीक है, वो क्या होता है कि अमीबा दो हिस्सों में टूट जाता है, फिर हो जाता है। बडिंग होती है, जैसे बैक्टीरिया होता है जो, ठीक है ना, उस पर जो इस तरह से बड निकल आता है, उसे हम बडिंग बोलते हैं। जी मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और इसमें क्या होता है, माइटोसिस से होती है। ठीक है जी, मैं माइटोसिस और मियोसिस आपको अगले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रोक्रोटिक, जो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, सेम ही है। प्राय छोटा होता है जो प्रोक्रोटिक सेल होता है, और यूक्रोटिक बड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित रहती है। क्रोमोसोम प्राय एक होता है, इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यूक्रोटिक सेल को अच्छे से। और यूक्रोटिक सेल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा प्लांट सेल और एक होता है हमारा एनिमल सेल। तो चलिए पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, एक तो डिफरेंस होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट कहीं नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जिसे हम हरी वन कहते हैं, वो इसमें उपस्थित होते हैं ताकि वो खाना अपना खुद बना सकें। पर एनिमल सेल्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक सेल वॉल भी मौजूद होती है।
ठीक है। ये है हमारी सेल वॉल। ये तो है सेल मेम्ब्रेन, जो तो एनिमल सेल में भी होगी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पर प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी गिवन होती है, ताकि जो प्लांट है, जो प्लांट के सेल्स हैं, जो उन्हें बाहरले इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि ज़्यादा बारिश आ जाना, तूफान आ जाना, ताकि उनके जो सेल्स हैं उन्हें रप्चर होने से बचाया जा सके। इसलिए प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल भी उपस्थित होती है, ताकि उनके जो अंदर का जो हिस्सा है उसे अच्छे से कवरिंग की जा सके। बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पे जो खाली जगह देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाली जगह है, जो प्लांट सेल में है खाली जगह, ठीक है, इसे बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब यानी कि खाली जगह। जो प्लांट का मतलब हिस्सा होता है वो 40 से 90% तक प्लांट में वैक्यूल हो सकता है। 40 से लेके 90% तक प्लांट में वैक्यूल हो सकता है, ठीक है। बट जो एनिमल सेल होते हैं उसमें वैक्यूल जा तो नहीं होता है, या अगर होता भी है कोई कंडीशन में तो बहुत ही छोटा मात्रा में होता है। प्लांट्स को अपना वैक्यूल क्यों चाहिए? प्लांट्स को वैक्यूल चाहिए ताकि जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो उसको स्टोरेज कर सके, इसलिए प्लांट्स में इतना बड़ा वैक्यूल होता है। और एनिमल सेल में ये सब नहीं होता है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारी की सारी सेम होती हैं, ठीक है। आगे हम इसे पढ़ लेते हैं टेबल के जरिए। तो ठीक है, अब आप पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यानी कि जो हम पढ़ी थी ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, क्या होती है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, जो इंटीरियर है सेल का हमारा, उसे एक्सटीरियर सेल से आउटसाइड इन्वायरमेंट से अलग करती है। कैसे? ये देखिए, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहर का मटीरियल है वो अंदर नहीं आ सकता, और जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर नहीं जा सकता। यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है सेल की, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है ना, ये साइटोप्लाज्म। तो इसकी क्या है, कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, ना कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होने देती है, ठीक है, ना ही इसकी कंसंट्रेशन कम होने देती है। ये होता है हमारे सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का काम, ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। कोशिका झिल्ली, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, एक जैविक झिल्ली है जो बाहरी वातावरण से सभी कोशिकाओं के इंटीरियर को अलग करती है, जो कोशिकाओं को उसके पर्यावरण से बचाती है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक तस्वीर, ठीक है। इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो सेल होते हैं ना, इसे बोलते हैं हम लिपिड की लेयर, ठीक है। और ये ऊपर भी लिपिड की लेयर है, यानी कि इसमें क्या होगी, बाइलिपिड लेयर होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो हम बोलेंगे कि बाइलिपिड लेयर की बनी होती है। और प्लस इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं जो बीच में ये क्या है, ये हैं प्रोटीन्स, ठीक है। मेन आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, कि जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर की और प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन्स एंड बाइलिपिड लेयर। आगे सेल मेम्ब्रेन का इसलिए दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट क्या है कि एक तरह से मतलब बैरियर एक्ट करना, यानी कि एक रुकाव की तरह पेश होना, ताकि जो सेल के अंदर के हिस्से हैं और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उसे क्या किया जाए, बाहर किया जा सके सेल से। और सेकंड क्या है, एक तरह से एक गेट की तरह काम करती है, ताकि जो अगर सेल में जो जैसे ये सेल है, अगर उसमें कोई ज़रूरी पदार्थ आने हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन है वही अलाउ करती है कि इस पदार्थ को आने दिया जाए या बाहर जाने दिया जाए। तो जो सेल के एसेंशियल मतलब प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें अंदर बाहर करने का काम भी हमारी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। इसलिए कोशिका झिल्ली के दो कार्य होते हैं। पहला, कोशिका के अवयव को अंदर और अवांछित पदार्थों को बाहर रखने में अवरोध होना, और दूसरा, कचरे के सेल से आवश्यक पोषक तत्वों और आवाजाही के सेल में परिवहन की अनुमति देने वाला द्वार होना, यानी कि एक तरह का ये गेट की तरह काम करती है। तो आगे जो हमारा सेल वॉल है, आगे हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल क्या होती है, ये एक तरह की, मैंने सेल वॉल बताया आपको, प्लांट सेल में मौजूद होती है। सबसे पहले एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है। सेल मेम्ब्रेन तो क्या काम कर रही थी, अंदर बाहर आने का काम कर रही थी, हमें बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रही थी। पर ये उससे भी ज़्यादा टफ लेयर होती है। ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से, जिसे कि हम कैल्शियम पैक्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। पेपर में अगर आपको मतलब सेलुलोज ना दिया हो तो कैल्शियम पैक्टेट भी दिया जा सकता है, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। और इसे सेलुलोज भी बोलते हैं। ये तरह की क्या लेयर है, सेमी परमेबल लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की। मेजर फंक्शन क्या है सेल वॉल का,
टू गिव द सेल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा सेल है उसे क्या प्रोवाइड करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ताकि सेल की शेप क्या होगी, ये काम करती है हमारी सेल वॉल। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें फिल्टर करना, ठीक है। कोशिका भित्ति एक पादप कोशिका की सुरक्षात्मक अर्धपरागणमय बाहरी परत होती है। कोशिका भित्ति का एक प्रमुख कार्य कोशिका की शक्ति और संरचना प्रदान करना है और अणुओं को फिल्टर करना है जो कोशिका के अंदर और बाहर गुजरते हैं। प्लांट सेल की दीवारें मुख्य रूप से सेलुलोज सी बनी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा, ये है हमारी सेल वॉल की फोटो एक तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी सेल वॉल, ठीक है। और अंदर का जो हिस्सा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये हैं जो आपको ग्रीन पिगमेंट्स दिख रहे हैं, ये हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो खाना बनाने के काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को आगे बोला जाता है किचन ऑफ दिस सेल, ठीक है ना, यानी कि ये किचन का काम करते हैं, खाना बनाने का। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे का इसका जो अगला पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे आगे के जो पार्ट बच गए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, लाइलोसोम्स, इस तरीके जो पार्ट्स बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, स्टडी विद अंकिता नाम से चैनल है मेरा टेलीग्राम पर, आप इसे सर्च करिए और आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।